चलो, हेलो अल्केन्स और हेलो अरिन्स, इनके बीच हेलो अल्केन्स आर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो ठीक से, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए। देखिए, एक तो हमने देखा कि अल्काइल हैलाइड्स ये होते हैं और अरील हैलाइड्स ये होते। हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, हेलो अल्केन्स, ये है हेलो अरीन्स। पहले तो ये समझना जरूरी है। ये देखिए, ये हेलो अरीन्स, इनको अल्काइल हैलाइड कहा जाता है, इनको हेलो अरीन्स कहेंगे, या फिर एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, एरोमेटिक की बात हो रही है। ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनके लिए सबसे प्यारा है। उसके बाद इलिमिनेशन भी दिखाते हैं और रिएक्शन विद मेटल भी दिखाते हैं, लेकिन सबसे प्यारा इनको क्या है? बोलो, सबसे प्यारा इनको क्या है? बाकी के लोग आ गए ना सभी? हाँ, सबसे प्यारा इनको क्या है? बोलो जरा, इनको सबसे प्यारा कौन सी रिएक्शन है? सबसे प्यारी रिएक्शन, बहुत ज्यादा रिएक्शन उनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन उन्हीं के ये भाई है। हेलो अरिन्स इन्हीं के भाई है, लेकिन फिर भी भाई होने के बावजूद इनको ये पसंद नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पसंद नहीं, लेकिन इनको बहुत ज्यादा पसंद क्या है? बोलो जरा, क्या है? याद आ रहा है क्या? ये जनरल बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसको कौन सी रिएक्शन पसंद है? बोलो जरा। यस, बहुत अच्छे दीपक, बहुत ही अच्छे दीपक। नागेश बहुत अच्छे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनको बहुत ही प्यार होता है इनसे। मैंने बोला कि बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनसे जितना प्यार करोगे उतना प्यार तुम्हें मिलेगा मार्क्स के फॉर्म में। ठीक है ना? ये ऐसे ही सब्जेक्ट है, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा आएगा आपको। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, लेकिन इनको सब्स्टिट्यूशन प्यारा है, एडिशन नहीं। भले ही इनके पास डबल बॉन्ड है, भले ही इनके पास डबल बॉन्ड है, जिनके पास डबल बॉन्ड होता है वो यूजुअली क्या करते हैं? एडिशन दिखाते हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन क्यों दिखाते हैं? बोलो, याद है किसी को? यस, एनीबॉडी? यस, रेजोनेंस अंजलि, बहुत अच्छे। यही तो इंपॉर्टेंट है, ये बातें अगर याद रखोगे तो आउट ऑफ मार्क मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, एज फार एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न। बहुत ही सिंपल सी बातें होती है इनमें, बस याद रखना है। तो हमने देखा कि इनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल ही पसंद नहीं है। किनको पसंद नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? बताते रहो, बताते रहो, बस बताते रहो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किनको पसंद नहीं है? हेलो अरीन्स को, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये बॉन्ड ब्रेक करना होगा, ये वाला बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ही मुश्किल है। वैसे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी बॉन्ड ब्रेक करना ही होगा, और न्यूक्लियोफिलिक में भी बॉन्ड ब्रेक करना ही होगा। कितना डिटेल बताता रहता हूं मैं आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को मतलब उतना आ रहा है, इसीलिए। अदरवाइज नहीं, इतना डिटेल बताने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि यह है भी नहीं ना। एनसीईआरटी में देखो जरा झांक के, ये सब नहीं है इतना सारा। इनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पसंद है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पसंद नहीं। सब्स्टिट्यूशन बोले तो बॉन्ड तो ब्रेक करना ही होगा, लेकिन ये बॉन्ड, हाइड्रोजन का बॉन्ड जरा ब्रेक करने में आसान है, लेकिन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है। तो क्यों मुश्किल है ये मैंने बताया, इसके दो रीजन है। एक रीजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से बॉन्ड छोटा है और स्ट्रॉन्ग है। दूसरा रीजन, रेजोनेंस की वजह से यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। अब ये रीजन पार्शियल डबल बॉन्ड का यहां पे अप्लाई नहीं होता, हाँ sp2 का अप्लाई होता है। ये भी कार्बन sp2 है, अरे कितना डिटेल है, जरा देखो तो सही। और ये भी sp2 है, तो sp2 की वजह से दोनों भी स्ट्रांग है, नो प्रॉब्लम। लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर है, लेकिन यहां पर नहीं है। चलो बोलो क्यों? बोलो बेटा क्यों? यस एनीबॉडी? यस एनीबॉडी?
चलिए मैं बताता हूं यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे यस है, एच नो लोन पेयर। बहुत अच्छे नागेश, यार नागेश तुम ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डॉन बन सकते हो, बस मेरी बात मानो। मैं ऐसे तो नहीं कहता, अभी तक कभी कहा तुमको कुछ नहीं कहा अभी तक। अंजलि बहुत अच्छे रेजोनेंस, मैं अभी तक मैंने कभी नहीं बोला होगा कि इसमें डॉन बन सकते हो, लेकिन ये जो बातें बता रहे हो ना तुम, लोन पेयर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लॉजिक कहेंगे, तो ये पढ़ने से आता है ये। तो चलो हाइड्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो वो दे सकता है, इसलिए डबल बॉन्ड यहां पे हो सकता है, यहां पे नहीं हो रहा, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा आसान है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। न्यूक्लियोफिलिक में ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना होता है, इलेक्ट्रोफिलिक में हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक तरीके से आसान है। एक रीजन हो गया कि ये क्यों आसान है, ठीक है। दूसरा रीजन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल है। उसका पहला रीजन मैंने क्या बताया, बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है sp2 कार्बन की वजह से, sp2 कार्बन की वजह से। दूसरा रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तीसरा रीजन मैंने ये बताया कि न्यूक्लियोफाइल इसके पास अप्रोच नहीं कर सकता, जैसे इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है वैसे इस बेंजीन रिंग के पास न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता। बोलो जरा क्यों, इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, न्यूक्लियोफाइल को हैलोजन वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, भूलना नहीं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए न्यूक्लियोफाइल को इसके ऊपर अटैक करना है, और इलेक्ट्रोफिलिक होने के लिए इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है। मैं बोल रहा हूं कि ये आ सकता है लेकिन ये नहीं आ सकता। चलो बोलो क्या रीजन है। चलिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, घूम रहा है, जो कि निगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल भी निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिव निगेटिव एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तो ये अट्रैक्ट हो जाता है इसकी तरफ। समझ में आया तो यस बोलो फटाफट। मतलब मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों पॉसिबल है, न्यूक्लियोफिलिक क्यों पॉसिबल नहीं है। ओके, तीसरा रीजन है ये SN1 और SN2 कुछ भी नहीं दिखा सकता दोनों में से। SN1 क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि SN1 में ये बॉन्ड ब्रेक करना होता है, SN1 में ये बॉन्ड ब्रेक करना होता है पहले, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन ये बॉन्ड अपने मन से ब्रेक होना बहुत मुश्किल है, ये मैंने बताया, दो रीजन है, sp2 और डबल बॉन्ड। ये SN2 भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि SN2 के लिए बैक साइड अटैक करना पड़ेगा, और बैक साइड अटैक करने के लिए इस रिंग के अंदर घुसना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है। समझ में आया। सो SN1 SN2 दोनों तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। बात खत्म हो गई, इतना समझ में आ गया। चलो बताओ यस। तो इसका मतलब है कुल मिला के एरोमेटिक कंपाउंड्स, और ये याद रखना है, भूल जाते हैं यार, इतना बताता हूं मैं फिर भी भूल जाते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाते, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से दिखाते हैं, बहुत आसानी से दिखाते हैं, ये तो भूलना ही नहीं है। वो क्या दिखाते हैं ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। aromatic compounds, nucleophilic substitution, haloarenes are less reactive than haloalkanes in nucleophilic substitution। ये बात भूलनी नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए वो उतने ये नहीं करते, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पे मैं एक बताता हूं, यहाँ पे एक बात लिख देता हूं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक, चलिए ठीक है, इसको बाद में लिख देता हूं कहीं और। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर टेंडेंसी, यहां पर उनकी मोर टेंडेंसी है, या फिर कहां पे लिखूं मैं, ये हेलोअरिन, ये देखिए, ये तो सबसे पहले ये है हेलोअरिन,
haloarenes like electrophilic substitution, but they do not like nucleophilic substitution. So less tendency, न्यूक्लियोफिलिक के लिए लेस रिएक्टिव, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए ये है मोर रिएक्टिव। बस नोट्स को पढ़ो यार, काम खत्म हो जाता है, 80% 90% काम। तो हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोअरेन्स को पसंद नहीं है। तो वो पसंद क्यों नहीं है, उसके रीजन मैंने बताए, बहुत सारे रीजन मैंने बताए। हेलोअरेन्स यूजुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाते, इसीलिए मैंने बोला यूजुअली, इसीलिए हेलोअरेन्स के लिए ड्रास्टिक कंडीशंस यूज करनी पड़ेगी अगर उन्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है। तो आसानी से नहीं दिखाते, तो उनके लिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहां पर OH की जगह पर ये न्यूक्लियोफाइल आया, सॉरी क्लोरीन की जगह पर, टेम्परेचर देखिए, प्रेशर देखिए कितना ज्यादा है। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। ड्रास्टिक मतलब एक्सट्रीम। जैसे कि NaOH के साथ अगर रिएक्शन करवानी है, ओके, ये वाला मैं जरा बाद में दिखाता हूं। पहले तो आपने देखा कि अगर यहाँ पे RCl होता तो इतना टेम्परेचर यूज करने की जरूरत नहीं, ना तो ये टेम्परेचर प्रेशर इतना यूज करने की जरूरत है, आसानी से ये काम हो जाता है सिर्फ बॉईल करने पर। बॉईल करने के लिए क्या लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे देखिए 400 डिग्री सेल्सियस है, 623 का मतलब 400 350 है, बहुत ज्यादा है। प्रेशर तो कितना ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये NO2 ग्रुप लगाने के बाद कंडीशंस मोर ड्रास्टिक बन रही है या लेस ड्रास्टिक बन रही है, बोलो जरा। वही रिएक्शन करवानी है हमको, क्लोरीन की जगह पर OH, लेस ड्रास्टिक बन रही है, ठीक है ना। ओके, तो पहला पॉइंट तो हमारा ये है, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है, चलिए ये बस बहुत गंदा गंदा है, इसको मैं जरा हटा देता हूं। हाँ, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो पसंद ही नहीं करते। अगर आपको करवाना है तो ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करने पड़ेंगे, या फिर अब ड्रास्टिक कंडीशन भी बहुत मुश्किल होता है यार, इतना ज्यादा टेम्परेचर, इतना ज्यादा प्रेशर। अगर किसी वेसल को 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाओगे ना, तो वो अगर वेसल फट गया ना तो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, वहां पे पूरे लोग मर जाएंगे। तो ड्रास्टिक कंडीशन यूज करना ये यूजुअली अवॉइड किया जाता है इंडस्ट्री में, क्योंकि इससे एक्सीडेंट होते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। तो ड्रास्टिक कंडीशंस इस्तेमाल नहीं किए जाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। उसके बाद अब ड्रास्टिक कंडीशन यूज नहीं करना है तो और क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री का क्या यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये समझा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, याद है आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, याद है क्या, बस बोलो, मैंने बोला ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैकेनिज्म का पार्ट मैंने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इसको ना 1000 बार पढ़ोगे, यस 1000 बार पढ़ोगे तो भी कम है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम इंडक्टिव से भी होता है और रेजोनेंस से भी होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन को खींचना है, बस कोई ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच रहा है तो उसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करते हैं। वो इंडक्टिव से भी कर सकता है, रेजोनेंस से भी कर सकता है, समझ रहा है ना। तो कभी कभी तो कोई ग्रुप इंडक्टिव से देते हैं और रेजोनेंस से खींचते हैं। ये सब हम धीरे धीरे देखेंगे, ये सब हम धीरे धीरे देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, अभी कोई टेंशन नहीं। चलिए फिर, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, ये सब हमने देखे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अगर आप अप्लाई करते हो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ये इंपॉर्टेंट है, मेटा पर अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको ड्रास्टिक कंडीशंस यूज नहीं करनी तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, आपकी कंडीशंस थोड़ी सी लेस ड्रास्टिक हो जाएंगी। जैसे कि अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखोगे तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, CH3 डोनेटिंग है।
तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। और वही ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और उसको ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे लगाया है, तो देखिए इसकी रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा है। मतलब NaOH के साथ ही रिएक्ट करना है आपको, या फिर सिर्फ देखिए यहाँ पे नीचे देखिए ये वाला NaOH के साथ ही रिएक्ट कर रहे हो आप, सिर्फ क्लोरीन है तो इतना ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगाया है तो देखो टेम्परेचर कम कर दिया हमने। ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन की जाती है, कैटलिस्ट H+ है, सॉरी ये H+ का मतलब होता है कि बाद में वॉश करना। ये भी बताता हूं क्या है, पहले तो बस सुनो मैं क्या बता रहा हूं, बस सुनते रहो, कुछ टेंशन मत लो। इसको छोड़ो, मारो गोली, अभी तक ये हुआ नहीं है। आपको अभी तक क्या रिएक्शन हुई है, हर चीज को बताऊंगा। आपको अभी तक क्या रिएक्शन हुई है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ OH-। ये OH- NaOH के साथ हो सकता है, KOH के साथ, और ROH होता है, राइट। वैसे ही यहाँ पे इतना ही ध्यान रखो, ये अरिल हैलाइड रिएक्ट्स विथ NaOH। बाकी इसका क्या काम है बाद में देखेंगे हम, क्योंकि ये स्टेप मैंने पहले बताई नहीं आपको कभी, यहाँ पे कभी यूज की थी क्या हमने ये, बोलो जरा, बोलो बोलो फटाफट। अल्काइल हैलाइड के लिए H+ कभी मैंने बोला था क्या, नहीं ना। तो इसको मैं बताता हूँ बाद में क्या है इसका काम, सब कुछ बाद में बता टेंशन मत लो। लेकिन ना जितना नॉलेज बढ़ेगा उतना आपका टेंशन कम हो जाएगा। शुरू में लगता है यार क्या यार ये सब कुछ बकवास सब, ठीक है, लेकिन बाद में बहुत मस्त लगता है नॉलेज बढ़ने के बाद। बस सुनते रहो मेरा भाषण कीर्तन, उससे ही आपका काम हो जाएगा। तो ये है आपका क्लोरीन। यहाँ पे OH लाने के लिए कंडीशन कितनी ड्रास्टिक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, एक ही लगाया तो कंडीशन कम हो गई। अरे दो लगाए तो और भी कंडीशन कम हो गई, मतलब ड्रास्टिसिटी कम हो रही है। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने में हमें मदद होती है या नहीं होती, मतलब रिएक्टिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है, बोलो एक बार। ड्रास्टिक कंडीशन कम हो रही है, इसका मतलब रिएक्टिविटी क्या हो रही है, अरे बोलो बेटा। टेम्परेचर कम, मतलब कम टेम्परेचर भी काम हो रहा है, तो रिएक्टिविटी। यस नागेश, आपका आंसर सही है, मुंडे बहुत अच्छे बेटा। जब आपको रिएक्शन के लिए उतनी ड्रास्टिक कंडीशन यूज करने की जरूरत नहीं है ना, तो रिएक्टिविटी बढ़ी या कम हो गई, आप कब यूज करते हो ड्रास्टिक कंडीशन। रिएक्टिविटी अगर किसी की कम है तो हम उसको ज्यादा हीट करते हैं, बोलो। तो अगर टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे भी किसी की रिएक्शन हो रही है तो मुझे बताओ कि वो रिएक्टिव हो गया ज्यादा या कम रिएक्टिव हो गया। लॉजिक लगाओ यार। कम टेम्परेचर पे अगर कोई रिएक्ट कर रहा है तो बोलो। इंटरनेट मेरा अनस्टेबल है क्या, इस वजह से हो रहा है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार, अगर किसी को नहीं आ रहा तो नो, हाँ लैग हो रहा है क्या, ओके ठीक है। रिएक्टिविटी बढ़ रही है, रिएक्टिविटी बढ़ रही है, सबको समझ रहा है, ठीक है। फिर अब देखो, तो यहां पे अगर NO2 ग्रुप्स मैंने तीन तीन लगा दिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो इसको सिर्फ वार्म करने की जरूरत है। वार्म करना मतलब हल्का सा यार सेकना। अगर एक NO2 ग्रुप यहां से हटा दिया तो देखो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ा, दो NO2 ग्रुप यहां से हटा दिए तो देखो टेम्परेचर और बढ़ गया, और एक भी NO2 ग्रुप नहीं लगाया तो टेम्परेचर देखो कितना बढ़ गया और प्रेशर भी इतना बढ़ाना पड़ा। उसके बाद इसकी और इसकी रिएक्टिविटी तो सिमिलर बताई है, भले ही यहां पर NO2 ग्रुप है लेकिन फिर भी रिएक्टिविटी नहीं बढ़ी। व्हाई, बोलो क्यों, बोलो क्यों। मैंने तो बोला ना कि NO2 ग्रुप लगाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन यहां पे NO2 ग्रुप नहीं लगाया है फिर भी रिएक्टिविटी तो इसके जैसे ही बता रहा है, क्यों बोलो। अरे ऊपर मैंने हाँ मेटा पोजीशन पे लगाया है, ऑर्थो पैरा पे लगाना चाहिए। अगर मेटा पोजीशन पे लगाओगे तो काम नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा काम। समझ में आया, अरे आया कि नहीं, ठीक है। मेटा पोजीशन पे नहीं, ऑर्थो पैरा पे लगाना है। और इसकी वजह से तो रिएक्टिविटी और कम होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, विड्रॉइंग नहीं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहिए। अब आपको क्वेश्चन गिर रहा होगा कि भैया ऐसा क्यों, गिर रहा है कि नहीं, मतलब
आपको ये क्वेश्चन ख्याल मतलब अरे क्या हो गया था, स्क्रीन जरा बंद पड़ गई क्या? ठीक है, चलिए जरा पहले मुझे बताइए तो सही बेटा, मुझे बताइए क्या आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना बेटा? ओके, चलिए आप बस ना मेरे साथ आंसर दिया करो यार, आपको इतना नॉलेज दूंगा पागल हो जाओगे आप, पागल। और वो भी एनसीईआरटी को छोड़ के, इधर उधर का बहुत ज्यादा नहीं, उसी को रिलेटेड। लेकिन मजा आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजा आता ही है, समझ में आने दो बस। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों, अभी तक समझ में आया कि ऑर्थो पैरा पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाए तो काम बन सकता है, मतलब रिएक्टिविटी बढ़ती है। अब हमको देखना है, अरे भैया क्यों, क्यों रिएक्टिविटी बढ़ती है? क्वेश्चन आपको आ रहा है कि नहीं, बोलो जरा। आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन? आर यू आर यू एक्साइटेड टू नो द आंसर और यू डोंट वांट द आंसर? वैसे तो मैंने पिछले साल में ये आंसर नहीं बताया है, क्योंकि वो लोग उतने मतलब उतने एक्साइटिंग मुझे नहीं लगे, मैंने नहीं बताया उनको, क्योंकि हाँ, तो क्या है, एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं टेंशन भी नहीं लेता ना। तो आपको जरा बताने का मन कर रहा है तो आप कुछ रिस्पॉन्ड भी करते हो, इसलिए। तो चलो अब देखते हैं हम कि ऐसा क्यों है। तो सिंपल सी बात है, मान लो ये आपकी बेंजीन की रिंग है और आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। ये है आपका हैलोजन। अब होता क्या है कि ये तो SN1 और SN2 से तो काम नहीं कर सकता, बेंजीन SN1 और SN2 से काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि SN1 के लिए इसको पहले टूटना है, जो कि टूटना मुश्किल है। SN2 के लिए बैक साइड अटैक करना है, जो भी मुश्किल है, क्योंकि ये बेंजीन की रिंग अंदर घुसने नहीं देती। तो न्यूक्लियोफाइल एक अलग तरीका इस्तेमाल करता है, उसे बोलते हैं SNAR मैकेनिज्म। ये छोड़ दो, आपको नहीं है ये, बस मैं बता रहा हूं SNAR मैकेनिज्म। बोर्ड के बुक में कुछ दिया है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया। SNAR मैकेनिज्म क्या कहता है, ये नाम मत छोड़ दो, बस ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करता है, ऐसे आके इस साइड से, और ये इधर चला जाता है, राइट। तो आपके पास क्या हो गया, यक्स इधर न्यूक्लियोफाइल, और ये डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक माइनस चार्ज, राइट। और ये माइनस चार्ज अब आपको पता है यहां से कहाँ छलांग लगाता है, हाँ, ऑर्थो से लेकर प्यारा के ऊपर जाएगा ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। ये इंटरमीडिएट है बेटा, कौन है ये, बोलो जरा। ये है इंटरमीडिएट, ये है इंटरमीडिएट, और ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट अगर ज्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन बोलो बढ़ेगा या कम होगा, बोलो। इंटरमीडिएट अगर स्टेबिलिटी बढ़ाई जाए, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी अगर बढ़ाई जाए तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है या कम होती है? मैंने बोला ना, आपको ये रटवा के भी लिया था। यस, कम होती है बोलती है यार, डिक्रीज होती है। अगर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? पहले उन चीजों को रट लो, समझ लो पहले और फिर रट लो बेटा। मैंने कितनी बार आपको बताया है, ये बेसिक है बेटा, क्या करोगे। ये देखो ऐसे होता है इंटरमीडिएट। अब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी मतलब इसकी एनर्जी क्या हुई, बोलो जरा एक बार, बोलो तो, बोलते रहो वरना कुछ नहीं समझेगा। एनर्जी कम होगी मतलब ये कुछ यहाँ पे खिसकेगा, यानी आपका नया कर्व ऐसा आएगा। तो ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, पहले जो थी ये यहाँ से यहाँ तक थी, अब वो यहाँ से यहाँ तक आ गई, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बोलो जरा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो स्टेबिलिटी बढ़ने पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो रही है, अरे बोलो रे, कम हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ाई करते वक्त किस चीज को ज्यादा ध्यान देते हो, सर क्या बोल रहे हैं? मैं पढ़ाते वक्त ऐसा कुछ नहीं करता कि जो इंपॉर्टेंट है वो बताता नहीं, मैं बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दो।
मैंने बोला था ना इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बोला था कि नहीं? बोलो, आप भूल जाते हो। इफ इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल देन रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्ट। तो हमको ये जो इंटरमीडिएट है उसको स्टेबलाइज करना है। तो इसको स्टेबलाइज करना है मतलब ये कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, कार्बन तो उतना इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है। मैंने बोला निगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रो एंड पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये भी याद है तो बस बोलते रहो याद है। अब बोलना तो पड़ेगा वरना मैं आगे चला जाऊंगा, आपको समझेगा नहीं, फिर बोलोगे सर ने कैसे पढ़ाया। याद है तो बस यस ऐसे बोलते चलो, आपको तो बोलना होगा। तो निगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिव, पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कार्बन उतना इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है। अरे वही तो स्टोरी है यार, सभी स्टोरी पहले 2-3 चैप्टर से ही आती है। बॉन्ड, पीरियोडिक टेबल, उसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता रहता है, उसको 1000 बार पढ़ लो आप। एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज वही है सब कुछ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, वो निगेटिव चार्ज को सह पाते हैं। कार्बन उतना नहीं है, हाइड्रोजन भी उतना नहीं है, वो निगेटिव चार्ज को उतना सह नहीं पाता। तो अगर इसकी मदद की जाए, जैसे कि मैंने यहां पर इस इलेक्ट्रॉन का बोझ हल्का करने के लिए, अगर इसका बोझ हल्का करना है तो मुझे क्या लगाना होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? बोलो जरा, अरे बोलो रे बेटा। यस, विड्रॉइंग। तो ये NO2 ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगर यहाँ पे लगा दिया तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे जा सकता है और ये इधर आ सकता है। तो इस कार्बन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है उसको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन ने खुद के ऊपर ले लिया, तो कार्बन को थोड़ी राहत मिली, तो कार्बन की स्टेबिलिटी बढ़ी। तो इसलिए इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ी। किसकी वजह से बढ़ी बेटा? बोलो जरा, किसकी वजह से बढ़ी बेटा? बोलो जरा। NO2 की वजह से बढ़ी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पर भी लगाओ, देखो यहां पर भी कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, यहां पर भी NO2 लगाओ तो भी इस कार्बन को थोड़ी राहत मिलेगी। इसके बाद ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे लगाओगे तो भी कार्बन को राहत मिलेगी। तो हमने देखा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाया जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ती है इंटरमीडिएट की, ऑर्थो और पैरा। मेटा पर नहीं, अगर मैं इस मेटा पर लगाऊंगा NO2 तो कोई फायदा है क्या? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर तो निगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा। निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा और इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे छलांग लगा रहा है। अरे समझ आया कि नहीं? बोलो, अरे बोलो, मेटा पोजीशन के ऊपर निगेटिव चार्ज आता ही नहीं तो वहां पे NO2 लगाने से फायदा ही नहीं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे लगाओगे तो आपको स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट की बढ़ेगी, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बात समझ में आई? ओके। लेकिन वही अगर आप यहां पर CH3 लगाओगे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो ये इधर डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन और कम होगी। इसीलिए ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, जो कि स्टेटमेंट हमने यहां पे लिखा हुआ है, ये वाला। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन हैज नो इफेक्ट। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं बार बार बोल रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक में इसके उल्टा होगा ना बेटा कुछ। सही बात है कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक क्या अलग होता है। उसको इलस्ट्रेट करने के लिए यहां पे हमने एग्जांपल लिए हैं। ये अगर
अकेला है तो ये टेम्परेचर ज्यादा है, इसको मदद करने के लिए NO2 आया तो टेम्परेचर बढ़ गया, 2 NO2 आए तो टेम्परेचर और नहीं टेम्परेचर और घट गया। तो रिएक्टिविटी कैसे बढ़ रही है हमने देखा। यहां तक सब क्लियर है बेटा? अरे बोलो रे, यहां तक सब क्लियर है क्या? अरे बोलो रे, यस और नो? यस। तो हमने देखा हेलो अरेंज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उनको पसंद नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर उनसे हमको करवाना ही है तो ड्रास्टिक कंडीशन यूज करने पड़ेंगे, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन यूज करना बहुत ही मुश्किल होता है, डेंजरस होता है। ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर आदमी के लिए घातक होता है, इन्वायरमेंट के लिए घातक होता है। तो केमिस्ट्री का लॉजिक यूज करके कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कुछ आसानी से हो रही है, लेकिन फिर भी उतने प्यार से नहीं हो रही जितने प्यार से क्या होती है, बोलो जितने प्यार से ये क्या दिखाता है। अरे बोलो, जितने प्यार से ये क्या दिखाता है उतने प्यार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता, जितने प्यार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। अंजलि उल्टा हो गया आपका, जितने प्यार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है उतने प्यार से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता। ये बात क्लियर हो गई। मैं बोल रहा था आपको दूसरी बात भी बताने वाला हूं कि इसका क्या मतलब है। इसके बाद ये बहुत बार आएगा, याद रखो, इसे बोलते हैं वॉश विथ एसिडिक वाटर। वॉश करना, धो लेना, मतलब थोड़ा सा। क्यों धो लिया जाता है? इसलिए धो लिया जाता है क्योंकि बेटा ये जो आपका फॉर्म हो रहा है ना, ये फिनॉल, ये सब देखिए, ये दूसरी स्टेप है, ये पहली स्टेप में होता ही नहीं। बेसिकली ये 2 नंबर लिखा, मतलब 2 नंबर लिखा है यहाँ पे ना, दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे जो 2 नंबर दिख रहा है आपको, ये वाला, इसका मतलब होता है ये दूसरी स्टेप है रिएक्शन की। पहली स्टेप में इसका कोई काम नहीं, इसको हटाओ, फिर पहला स्टेप में कोई काम नहीं। पहले तो रिएक्शन बस ऐसी होगी जिसकी वजह से यहाँ पे OH आया। लेकिन ये मीडियम कैसा है बोलो जरा, जो रिएक्शन हो रही हो बेस में हो रही है एसिड में? अरे फटाफट बोलो, बेस में हो रही है एसिड में? लैग हो रहा है यार, अनस्टेबल है ना। बेस में हो रही है या एसिड में हो रही है? अरे ये क्या है देखो तो जरा। अरे यार, आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? यस और नो बोलो जरा, सुनाई दे रहा है क्या? आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या अभी? क्या आप लोगों को अब सुनाई दे रहा है? बोलो जरा, आप लोगों को क्या अब सुनाई दे रहा है? यस। आगे चले क्या फिर? तो हम देख रहे थे H+ का रोल क्या है। ये जो सेकंड स्टेप थी ना यहाँ पे, इसे ये ऐसा क्यों लिखा गया है? तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो मीडियम है, अभी जो रिएक्शन हो रही है, सेकंड स्टेप को बाद में देखेंगे। पहली स्टेप ये जो रिएक्शन हो रही है एसिडिक में है या बेसिक में है? ये मीडियम कौन सा, ये कौन है, ये एसिड है या बेस है बोलो? बेसिक है। और ये जो फेनॉल है वो एसिडिक है, उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये क्यों एसिडिक है, इसके डिटेल्स के बारे में बाद में देखेंगे हम, राइट? ओके। तो ये बेस और एसिड रिएक्ट होते हैं फिर, लेकिन अल्कोहल एसिडिक नहीं होता फिनॉल जितना, इसलिए ये NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अब जरा उल्टा रास्ता, यहां देखो, इधर मत, इधर ध्यान मत दो। एक्चुअली क्या हुआ है डिटेल में देखो। पहले तो क्या हुआ, यस, क्लोरीन हैलोजन के साथ OH की रिएक्शन होने पर सिंपल है यार, क्या फॉर्म होता है, OH आता है, ये तो हमने देखा है ऑलरेडी। लेकिन ये एसिडिक है,
वैसे ही अगर यहाँ पे RCl है तो उसको भी OH के साथ अगर रिएक्ट करोगे NaOH के साथ तो ROH आता है, लेकिन ये एसिडिक नहीं है तो ये NaOH के साथ रिएक्ट नहीं होता। अब जो रिएक्शन के मीडियम के अंदर ये जो OH है यानी NaOH, ये क्या करता है, ये बेस की तरह काम करता है और ये एसिड की तरह काम करता है। ये ज्यादा एसिडिक क्यों है वो बाद में देखेंगे हम अगले चैप्टर में। तो एसिड बेस में रिएक्शन होने के बाद क्या होता है आपको पता ही है, यानी OH है ये O और H मिला के वाटर निकल जाता है। साल्ट और एसिड, साल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं ना, पता है ना, तो ये यहाँ पे O यानी आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं? यस और नो बोलो जरा, अरे बोलो। समझ, मुझे लगता है इंटरनेट ही मुझे लेक्चर खत्म करने के लिए कह रहा है, तो ठीक है अब लेक्चर ही खत्म कर देता हूं। बस ये फाइनल वाला पॉइंट, फाइनल वाला पॉइंट। तो ये एसिड और बेस की रिएक्शन हुई इसलिए ये साल्ट फॉर्म हुआ, मतलब हमको चाहिए था ये, लेकिन ये इसमें कन्वर्ट हुआ। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक एसिड के साथ वॉश करना पड़ेगा। अनस्टेबल है, बस इतना ही। देखो मैं देखता हूं, रिकॉर्डेड वीडियो डालता हूं। तो इसको एसिड के साथ अभी वॉश करना पड़ेगा, मतलब धोना पड़ेगा। कोई भी एसिड डालो पानी के अंदर और पानी के अंदर इसको डाल दो। तो एसिड के साथ वॉश करने पर क्या होता है, वो एसिड होगा मान लो HCl, तो ये NaCl निकल जाएगा और ये वो इसके साथ आएगा, तो ये फिनॉल फिर से बन गया। समझ में आया? हमको चाहिए ये, लेकिन हुआ क्या था, पहली स्टेप में ये मिला, लेकिन ये NaOH के साथ रिएक्ट होकर ये इसने साल्ट बनाया। फिर इस साल्ट को फिर से इसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमको एसिड के साथ वॉश करना पड़ा। इसलिए क्या करते हैं, पहले NaOH के साथ रिएक्ट और दूसरे स्टेप में H+ यानी एसिड के साथ वॉश करते। ये वॉश लिखा नहीं जाता लेकिन वॉश कर देते, इसको वॉश ही बोलते, धोना, एसिड के साथ धो लेना। तो चलिए अब जो कुछ भी हुआ है आज वो सब आप लिख लेंगे। ओके बाय बाय, एंड कर रहा हूं मैं मीटिंग को और इसको अपलोड भी कर देता हूं, देखता हूं कितना रिकॉर्ड हुआ है।